हेलो एग्री कमांडोज, आप लोग का स्वागत है सेवा क्लासेस बिहारी कल्चर में। आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने हमारा सुंदर लेक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे, 1 to टिल लास्ट तक हम लोग करते चलेंगे। इसी सीरीज में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो अब ये हमारी लेक्चर सीरीज होती है और इसका एमसीक्यू सीरीज जो करना चाहते हैं वो रात को लाइव सेशन क्लासेज होती है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके पिछले का आपके हर चीज़ें देखना चाहते हो वो सारे लिंक में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पे फ्री कोर्सेज रहती है। फ्री कोर्सेज में वहाँ पे नेमरा सुंदर का एक लेक्चर दिख जाएगा, एक पूरा एकदम कोर्स दिख जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ जाके हर चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। चलो बाकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट के बारे में, जिसमें आपको हर चीज़ें बता दी गई थी। ये सारी सीपेज लाइन के बारे में तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी गई। लीचिंग क्या होता है, परकुलेशन क्या होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले में आपको बता दी गई है, ठीक है। मैं फिर से इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से आपको यहाँ पे देखने हैं, यहाँ पे आपको हर चीजें देखने हैं, तो मैं यहाँ से बात करते हुए चलता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखना है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, पीडब्ल्यूपी क्या होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कॉन्सेप्ट है, एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रपोज किया गया था ब्रिग्स और सांस के द्वारा। ब्रिग्स और सांस के द्वारा में 1912 कितने ईस्वी में, तो 1912 ईस्वी में। तो जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके प्रपोज किए गए थे ब्रिग्स और सैंस के द्वारा, जो सेंथ, ठीक है, सेंथ के द्वारा 1912 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, ये सीधा पूछा जा सकता है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ब्रिग्स और सांस के द्वारा में कितने ईस्वी में, तो 1912 ईस्वी में। दे यूटिलाइज ड्वार्फ सनफ्लावर एज एन इंडिकेटर प्लांट, और ये जो है सनफ्लावर का यूज किया गया था एज ए इंडिकेटर प्लांट, संकेतक पौधे के रूप में इसका उपयोग किया गया था। किसका, तो सनफ्लावर का। द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट विच प्लांट्स कैन at no longer obtains enough moisture to meet their requirement and remain wilted unless is added to the soil। इसमें वही बोला जा रहा है कि जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट होता है जो प्लांट पे, उसमें क्या होता है कि नो लॉन्गर ऑब्टेन्स इनफ मॉइस्चर। उसमें क्या होता है कि नो लॉन्गर यानी उसके पास ज़्यादा नहीं रहता है समय कि मॉइस्चर को कंटेंट को मॉइस्चर को उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसको मॉइस्चर मिल सके। इसके लिए क्या होता है, वो रिमेंड विल्टेड हो जाता है, ठीक है, अनलेस इज एडेड टू द सॉइल। उसको सॉइल में ऐड नहीं भी किया जाएगा, उसके पहले ही ये विल्टेड हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं। इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर टू प्लांट। ये हमारा लोअर लिमिट है अवेलेबल टू द प्लांट का, ठीक है। याद रखिएगा ये लोअर लिमिट है। ऑल्दो प्लांट्स नॉट डेड, प्लांट्स खत्म नहीं होता है, मर नहीं जाता है, बट दे आर नाउ इन परमानेंट विल्टेड कंडीशन। लेकिन ये हमारा परमानेंटली विल्टेड कंडीशन में रहने वाला है। एंड डाई इफ वाटर इज नॉट एडेड, अगर हम पानी नहीं देंगे तब वो मर जाएगा, है ना। इसमें वही बोल रहा है कि प्लांटिंग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में ये ऐसा होता है कि इस प्रकार में ना प्लांट जो होते हैं वो मरते नहीं है, नॉट डेड, मरते नहीं है ना। जैसे हम लोग होता है ना, एगो हुकदुम चल रहा होता है ना, मतलब आईसीयू में, अगर आप आईसीयू में अपना ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, अगर पानी आप ऐड नहीं करोगे तब वो मर जाएंगे, अगर आप पानी देते रहोगे तो वो कभी मरेंगे नहीं, लेकिन परमानेंटली विल्टेड कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। परमानेंटली विल्टेड हो जाएंगे, सूखे ही रहेंगे। लेकिन अगर पानी नहीं दोगे आप तो वो मर जाएंगे उसी समय, ठीक है। चलो तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट पीडब्ल्यूपी इज अबाउट -15 बार्स टू और 15 एटमोस्फेयर, यानी आपका जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है पीडब्ल्यूपी का वो कितना होता है, अबाउट -15 बार्स, ठीक है। चलो देन विल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन, जो रूट जोन में मॉइस्चर का परसेंटेज एट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एट परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड विल्टिंग कोफिशिएंट। यानी जो परमानेंट विल्टिंग प्लांट जो है उसके रूट्स में जितना आपके मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे उसका परसेंटेज क्या कहलाता है, हमारा विल्टिंग कोफिशिएंट कहलाता है, और क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहते हैं इसको, याद रखिएगा। अवेलेबल वाटर क्या होता है, अवेलेबल वाटर जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था वेहमेयर के द्वारा, वेहमेयर के द्वारा, वेहमेयर के द्वारा, है ना, वेरमेयर के द्वारा, और हेनरिक्सन के द्वारा, हेनरिक्सन के द्वारा 1980 में, 1981 में। आपके दो कॉन्सेप्ट मैं अभी तक यहाँ पर बताया हूँ। एक हमारा पीडब्ल्यूपी था, यानी फिजिकल सॉरी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दो हमने कॉन्सेप्ट की बात किए थे, एक हम अभी बात किए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यूपी, जो कि हमारे 1912 ईस्वी में ब्रिग्स और सांस के द्वारा में प्रपोज किए गए थे, और दूसरा मैंने यहाँ पे अवेलेबल वाटर के बारे में बताया। अवेलेबल वाटर का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था वेहमेयर के द्वारा और हेनरिक्सन के द्वारा, जो कि 1981 में,
ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था। इट इज द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द मैक्सिमम प्लांट यूज, ये एक प्रकार का सॉइल मॉइस्चर का एबिलिटी है फॉर मैक्सिमम प्लांट यूज के लिए। इट इज द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी टू पीडब्ल्यूपी, जो कि हमारा माइनस लगा लीजिएगा, है ना, -0.3 टू -15 बार्स। ठीक है, चलो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, अब ये है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अल्टीमेट होगा विल्टिंग। तो द मॉइस्चर कंटेंट एट विच विल्टिंग इज कंप्लीट, विल्टिंग एकदम कंप्लीट हो जाता है, देन एंड द प्लांट डाई इज कॉल्ड अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, सिर्फ नाम में स्पष्ट हो रहा है कि वैसा मॉइस्चर कंटेंट उस प्लांट का जिसमें क्या होता है, विल्टिंग जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, एकदम सूख जाता है पूरा और मर भी जाता है, तो हम इसको पूरे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अगर सूख गया है लेकिन मरा नहीं है तो हम उसको पीडब्ल्यूपी कहेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। वो समझ में आया या नहीं आया भैया, समझ में आया या नहीं आया, बता दोगे? आया? आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो फिर से बताएंगे। पीडब्ल्यूपी जो होता है उसमें क्या होता है, विल्टिंग हो जाता है लेकिन मरता नहीं है, प्लांट नॉट डेड, प्लांट जो होता है वो नहीं मरता है, लेकिन अगर हम पानी नहीं ऐड करेंगे तब वो मर जाएगा, तो वो मर जाएगा ना, तो हम उसको अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आ गया? चलो, एट यूडब्ल्यूपी यानी अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट द सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज हाई, यानी -60 बार्स होता है। ठीक है, -60 बार्स होता है। और अवेलेबल वाटर की बात करें तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एक वेहमेयर के द्वारा, एक हेंड्रिक्सन के द्वारा, जो 1981 में दिए थे। ठीक है, और वही पीडब्ल्यूपी की बात करें तो पीडब्ल्यूपी आपके दो साइंटिस्ट, एक ब्रिक्स और एक सांस, जो कि 1912 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, चलो सबके बारे में अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। देन पीएच, अब पीएच की बात करें तो द टर्म पीएच जो होता है वो गिवन बाय एसपीएल सोरेंसन 1909 में। पीएच जो टर्म था वो सोरेंसन के द्वारा दिया गया था और ये डिफाइन किया गया था कि द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, यानी हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी का निगेटिव लॉगरिथम हमारा क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। लॉग देखो 1/h+। ठीक है, रेंज की बात करें तो यहाँ पे 0 से 14 के बीच में होता है, जिसमें एसिडिक वाला की बात करें तो 7 से कम होता है, और न्यूट्रल की बात करें तो 7 होता है, और बेसिक की बात करें तो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है, ये आप जानते ही होंगे। देन अब पीएफ वैल्यू की बात करें, पीएफ वैल्यू जो है वो डिफाइन किया गया था सोई फील्ड के द्वारा 1935 में, सोई फील्ड के द्वारा 1935 में दिया गया था। द लॉगरिथम ऑफ सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू गिव द नेसेसरी संक्शन, तो हमारा पीएफ वैल्यू कहलाता है, ये एक्सप्रेस होता है सेंटीमीटर में, याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है कि पीएफ वैल्यू किसमें आपका एक्सप्रेस किया जाता है, किसमें मतलब क्या यूनिट होता है, तो सेंटीमीटर यूनिट होता है। ठीक है, ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम अबव द वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल से ऊपर का जो भी हमारा हाइट होगा वो हमारा कहलाता है पीएफ वैल्यू, इन सेंटीमीटर में होता है। तो हमारे यहाँ देखो सैचुरेटेड सॉइल का 0 पीएफ वैल्यू होता है, फिल्ड कैपेसिटी का 2.53 होता है, पीडब्ल्यूपी का 4.18 होता है, हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का हमारा 4.5 होता है, ओवन ड्राई सॉइल का 7 होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर भी है एटम बार्स में, एटॉमिक प्रेशर एटॉमिक बार्स में, तो 0.001 हमारा सबसे कम सैचुरेटेड का होता है, देन 1/3, 15, 31, 10,000। तो इस सबको याद रखना है, ये सारी डाटा को। ठीक है, चलो अब पी गिवन होता है, ये हमारा निगेटिव लॉगरिथम है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का एक्टिविटी का निगेटिव लॉगरिथम होगा तो हमारा पीएच कहलाता है, अगर यहाँ पे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी होता तो हमारा पीएच कहलाता। ठीक है, और हमारा निगेटिव लॉगरिथम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहलाएगा तो हमारा पीई। याद करने के लिए ई फॉर इलेक्ट्रॉन याद करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पीएच, एच फॉर हाइड्रोजन, इससे याद रखने के लिए। ठीक है, चलो अब इस पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते होंगे। P इक्वल टू होता है EH डिवाइडेड बाय में 0.0591, ये जो होता है मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स की बात करें, रेडॉक्स को ये मेजर करता है, उसके इंटेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, चलो आगे मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर को कैसे मेजर किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टेंशन, दीज आर द फ्लोइंग्स, जैसे टेंसियोमीटर या इरोमीटर।
तो टेंसियोमीटर क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड ऑन प्रिंसिपल द कैपिलरी टेंशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट्स एंड वाइस वर्सा। टेंसियोमीटर जो होता है वो सेंसिटिव होता है, जो कि 0.85 बार्स का होता है सॉइल मॉइस्चर का। सुटेबल क्या किसके लिए होता है? सैंडी सॉइल के लिए होता है। एट फील्ड कैपेसिटी और बिलो इट इन विच मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर बिलो 1 बार टेंशन, 1 बार टेंशन के नीचे अवेलेबल वाटर को मेनली इसके अंदर पाया जाता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन के अंदर। नॉट सुटेबल फॉर क्ले सॉइल, क्ले सॉइल के लिए नहीं, लेकिन सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, याद रखिएगा। सैंडी सॉइल के लिए ये सॉइल मॉइस्चर को जो टेंसियोमीटर होता है वो यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। टेंसियोमीटर आर वेरी यूजफुल इन शेड्यूलिंग इरिगेशन टू फ्रीक्वेंटली इरिगेटेड क्रॉप। हम लोग जो फ्रीक्वेंटली इरिगेटेड क्रॉप जो क्रॉप को इरिगेटेड करते रहते हैं उसके लिए शेड्यूलिंग इरिगेशन के लिए काफ़ी यूजफुल माना जाता है टेंसियोमीटर। और टेंसियोमीटर जो हम किसको मेजर करते हैं? सॉइल मॉइस्चर को। अभी जस्ट बताया मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापने के लिए टेंसियोमीटर का यूज किया जाता है। अब दूसरा मेथड हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, या जिसको हम लोग बायोमियस कहते हैं, मीटर कहते हैं, या जिप्सम ब्लॉक कहते हैं। जिप्सम ब्लॉक जो होता है वो कंटेनर्स होता है जो कि मेडअप ऑफ होता है जिप्सम और फाइबर ग्लास, बाकी और सारी चीजें होती है। और इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। यानी जब मॉइस्चर कंटेंट हमारा डिक्रीज होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये उस बेसिस पे ये काम करता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस नाम दिया गया। इसमें हम जिप्सम ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, और जिप्सम ब्लॉक एक प्रकार का कंटेनर होता है जो मेडअप ऑफ होता है जिप्सम और फाइबर ग्लास से। ठीक है, बस ये सारी कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी प्रिंसिपल हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी और सारी चीजें आप खुद ब खुद याद कर सकते हो, खुद ब खुद रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है वो सॉइल मॉइस्चर, देखो सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए 2 मेथड अभी तक हम पढ़े हैं। एक हमारा टेंसियोमीटर है, एक हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। टेंसियोमीटर क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या है? ये इसको जिप्सम ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम ब्लॉक जो होता है वो एक प्रकार कंटेनर होता है, कंटेनर जो मेडअप ऑफ होता है जिप्सम से और फाइबर ग्लास से। ठीक है, बाकी और भी मटेरियल होती है। अब ये जो वर्क करता है, ये इसका जो प्रिंसिपल होता है ना वो किस पे बेसिस है? तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बेसिस पे है। जब सॉइल मॉइस्चर हमारा डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको अगर किसी भी प्लांट के हमारे मॉइस्चर कंटेंट कम हो जा रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो रेसिस्टेंट एट फील्ड कैपेसिटी, अगर फील्ड कैपेसिटी में लो रेसिस्टेंट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड हाई एट पीडब्ल्यूपी, और पीडब्ल्यूपी यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे हाई हो रहा है, तो जिप्सम ब्लॉक परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री मेजरमेंट इन द ड्राई सॉइल। तो इसमें जिप्सम ब्लॉक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, एकदम सेटिस्फाई कर देता है मेजर ड्राई सॉइल को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो आप इस अनुसार में, इस कंडीशन में आप जिप्सम ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो जब पीडब्ल्यूपी हाई होगा। ठीक है, पीडब्ल्यू पर हाई होगा और फील्ड कैपेसिटी पर लो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम इस बेसिस पे मेजर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आती है। देन नॉट सुटेबल फॉर सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। एज साल्ट इन सॉइल इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, और साल्ट आपको पता है कि साल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल का दोस्त होता है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ा देगा इसका, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं साल्ट वाला, सेलाइन वाला सॉइल को। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप टू 0.0 to 15 बार एंड फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ डिलेड इंटरवल। ये हमारा जो मेजर करता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को, तो अप टू 0 to 15 बार्स, ये आपको याद रखने। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ये हमारा तीसरा है। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर ये तीसरा है। ये क्या है? एक प्रकार का रैपिड मेथड है, जल्दी जल्दी काम होता है। इसमें क्या क्या यूज करता है? तो फील्ड को यूज करता है और इंसिटू मेजरमेंट करता है सॉइल मॉइस्चर फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ H प्लस न्यूक्लाई, यानी हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल करता है इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये क्या होता है कि ग्रेटर द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल द मोर इज नंबर फॉर न्यूट्रिएंट्स विच विल बी स्लो डाउन एंड वाइस वर्सा, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। और ये हमारा बेस्ट मेथड है। अगर पूछा जाएगा कि सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर है। ठीक है, एट प्रेजेंट अवेलेबल फॉर क्वांटिटीज एस्टिमेशन ऑफ चेंजेस इन सॉइल मॉइस्चर। देखो ARS एग्जाम 2005 में ये पूछा गया था। तो हमारा बेस्ट मेथड है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। ठीक है, चलो देन चौथा हमारा मेथड है प्रेशर मेंबर एंड प्रेशर प्लेट एपारेटस। तो इट इज यूज फॉर लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल। हम लैब में इसका
इसको मेजर करते हैं सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल को, और जनरली यूज फॉर एस्टिमेटिंग एफसी फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर कंटेंट एट डिफरेंट प्रेशर। और ये जनरली यूज किया जाता है ये आपके फील्ड कैपेसिटी को मापने के लिए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को मापने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट को मापने के लिए डिफरेंट प्रेशर पे। इट इज सुटेबल फॉर मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन, जो कि 0 से 15 बार के आसपास में होता है, और ये सुटेबल होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मापने के लिए, तो 0 से 15 बार के पास में। अगर आपसे पूछा जाएगा सॉइल मॉइस्चर टेंशन को किस प्रकार से मेजर करते हैं, तो आपके यहाँ पे 4 मेथड आपके हैं जो कि हम विभिन्न प्रकार से मापते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार से हम लोग मापते हैं, तो सिर्फ टेंसियोमीटर नहीं है। टेंसियोमीटर एक यंत्र है, एक मैकेनिकल चीजें हैं जो आपको उससे मापा जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बाकी और भी आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रॉन मेथड, जो कि काफी न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, जो कि काफी बेस्ट मेथड होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलो देन सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, उसके बारे में बात करते हैं। तो अ कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर, एग्जाम्पल में जैसे टेंशन, दैट इज टेंशन एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, यानी सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसका मात्रा, और साथ में वाटर में जो एनर्जी का स्टेटस होता है उसका, उस दोनों के बीच का रिलेशन ये कर्व शो करता है, सॉइल मॉइस्चर कर्व शो करता है। नहीं समझे, सॉइल में जो हमारा मॉइस्चर का जो अमाउंट पाया जाता है वो, और साथ में जो हमारा वाटर में एनर्जी का स्टेटस पाया जाता है, उस दोनों के बीच का संबंध हमारा कर्व शो करता है। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो फॉर सैंडी सॉइल के लिए एल शेप्ड होता है। सीधा पूछा जाता है सैंडी सॉइल के लिए सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है, कौन से शेप का होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो हमारा एल शेप्ड हमारा सही हो जाएगा। देन अगर फॉर क्ले सॉइल की बात करें तो हमारा आई शेप्ड हो जाता है, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आई शेप्ड स्ट्रेट लाइन, तो आई शेप्ड का हमारा हो जाता है। फॉर सैंडी एल शेप्ड। ठीक है, चलो देन इवेपोट्रांसपिरेशन की बात करें, ईटी की बात करें, इवेपोट्रांसपिरेशन, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन बाय क्रॉप, यानी क्रॉप के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होती है उससे वाटर की लॉस हो जाएगी, एंड इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस, और सॉइल सरफेस से इवापोरेशन हो जाएगी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम, और एक पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर टाइम में हमारे हो जाते, निश्चित समय में और पार्टिकुलर एरिया में वो सारी क्रियाएं होगी, तो हम इसको इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी समझने के लिए इवापोरेशन प्लस में इवापोरेशन और प्लस में ट्रांसपिरेशन दोनों साथ में होगी, एक पार्टिकुलर एरिया में होगी ट्रांसपिरेशन, दोनों एक स्पेसिफिक टाइम में होगी, स्पेसिफिक टाइम में और पार्टिकुलर एरिया में होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, पार्टिकुलर एरिया में होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे जी, हम इसको कहेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन। चलो अब इवेपोट्रांसपिरेशन कंस्टिट्यूट नियरली 99% ऑफ द टोटल वाटर अपटेक, ये जो टोटल वाटर का अपटेक है वो 99% तक ये करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, यानी अब पीईटी की बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था थॉर्नवेट के द्वारा, थॉर्नवेट के द्वारा 1948 में, थॉर्नवेट के द्वारा 1948 में ये कॉन्सेप्ट दी गई थी पीईटी। ठीक है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और ये ईटी जो है वो अकर्स व्हेन द ग्राउंड इज फुल्ली और कंप्लीटली कवर्ड बाय एक्टिवली ग्रोन वेजिटेशन एंड नो लिमिटेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो हमारा ये ईटी जो होता है ये कब होता है कि जब ग्राउंड जो होता है वो फुल्ली एकदम कवर होगा, एकदम बढ़िया तरीके से वेजिटेशन से कवर होगा, और कोई भी सॉइल मॉइस्चर के रिगार्डिंग कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा, तो हमारा ईटी ऑकर करता है। और पीटी जो है वो अपर लिमिट ऑफ ईटी है, यानी अब पीटी जो है उसका ईटी का और भी ज्यादा अपर लिमिट है ऑफ अ क्रॉप फॉर इन अ गिवन क्लाइमेट। ठीक है, चलो अब मेजरमेंट ऑफ ईटी की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ईटी की बात करते हैं लाइसीमीटर। अब इवेपोट्रांसपिरेशन का हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो लाइसीमीटर से करते हैं। तो इट कंसिस्ट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन लार्ज कंटेनर्स इंस्टॉल्ड इन अ क्रॉप फील्ड एंड मेजरिंग देयर वाटर लॉस एंड ग्रेन्स। अब इसमें क्या होता है, लाइसीमीटर क्या होता है कि एक लार्ज कंटेनर होता है जो हमारे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स को कंटेन करता है और उसको इंस्टॉल करता है, क्रॉप फील्ड में ही इंस्टॉल रहता है, और ये मेजर क्या करता है कि इसका कितना वाटर लॉस हुआ है और ग्रेन में से कितना लॉस हुआ है, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पे देखता है। और इवेपोट्रांसपिरेशन और लीचिंग लॉसेज कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय लाइसीमीटर। हम लीचिंग लॉस को भी और इवेपोट्रांसपिरेशन को भी हम लोग लाइसीमीटर से माप सकते हैं। ठीक है, तो लाइसीमीटर से हम लोग लीचिंग के लॉस को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और इवेपोट्रांसपिरेशन को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन स्टडीज की बात कर लेते हैं। तो डिप्लेशन इक्वल टू होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इनटू में डी डॉट डीवी। ठीक है, वेयर जो हमारा एफ सी जो है वो फील्ड कैपेसिटी है यहाँ पे, उसके बाद जो डी है हमारा डेप्थ है, और
PWP जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, और DV की बात करें तो बल्क डेंसिटी है। तो हमारा डिप्लेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिप्लेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा FC यानी फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी माइनस में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और इनटू में मतलब गुना में डेप्थ गुना में बल्क डेंसिटी। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इस टर्म को, डिप्लेशन को याद देख कर सकते हो। ET कैन बी मेजर्ड बाय इवापोरेशन डाटा। अब ET जो है वो इवापोरेशन डाटा से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला है हमारा USWB क्लास 1 ओपन पेन इवापोरीमीटर, इवेपोरीमीटर, ठीक है। इट इज स्टैंडर्ड इवेपोरीमीटर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग USWB क्लास A ओपन पेन इवेपोरीमीटर का यूज करते हैं। ये कैसे होता है, एगो पेन बना होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक पेन बना होता है, ठीक है, और ये खुले में एक स्टैंड में रखा जाता है, ठीक है, एक स्टैंड में रखा जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे एक जालीनुमा आकार होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ पे मेजरिंग के लिए एक यहाँ पे मशीन लगा रहता है, ठीक है, और ये हमारे कितने वाटर लॉस होते हैं इसको गणना करती है। तो यही हमारा है USWB क्लास A ओपन पेन इवापोरीमीटर। ये एकदम खुला रहता है, ठीक है, यहाँ पे जल इसमें भरे हुए होते हैं, पानी इसमें भरे हुए रहते हैं, ठीक है, इसमें पूरे पूरे पानी भरे होते हैं, ठीक है, पूरा पानी भरे होते हैं इस पेन में। और कितना लॉस होता है यहाँ पे एकदम मार्क रहता है ना, यहाँ पे एक जो ये हमारा कर्व होता है ना, ये कर्व होता है, तो यहाँ पे मार्क करा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं कितना सेंटीमीटर तक ये हो रही है, ठीक है, एक डाटा के अनुसार। अब हम वाटर यूज इफिशियंसी की बात करें, WUE की ऑफ मेजर क्रॉप, जो कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के एवं के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आपको देखना है कि एक तरफ क्रॉप दिया गया है, एक तरफ आपके WUE दिए गए हैं। तो फिंगर मिलेट का हमारा वाटर यूज इफिशियंसी 13.4 होता है, वीट का आपका वाटर यूज इफिशियंसी 12.6 होता है, ग्राउंडनट की बात करें तो 09.2 होता है, sorghum की बात करें तो 9 होता है, पर्ल मिलेट और मेज की बात करें तो 8 हमारा वाटर यूज इफिशियंसी होता है, और राइस की सबसे कम होती है जो कि सबसे लोएस्ट है, 3.7 है आपका, ठीक है। देन यूनिट नंबर 8 की बात करें, कुछ हमारे यहाँ पे टर्म दिए गए हैं। इधर एक टर्म है क्यूरिंग, और कौन से क्रॉप से रिलेटेड है ये पूछा जाता है। क्यूरिंग जो है वो हमारा क्यूरिंग है टोबैको, टी और ओनियन, इस तीनों क्रॉप के साथ में ये टर्म है, इस तीनों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्यूरिंग टर्म का। स्ट्रिपिंग मतलब जूट को जो निकालते हैं ना वो स्ट्रिपिंग कहलाता है, ठीक है। वहीं निपिंग की बात करें तो ग्राम और कॉटन में निपिंग की क्रियाएं होते हैं। व्रैपिंग की बात करें तो शुगर कैन में व्रैप करने का, ठीक है, तो शुगर कैन में प्रॉपिंग में बनाना में प्रॉपिंग की क्रियाएं, प्रॉपिंग की प्रैक्टिस की जाती है। ट्रेसिंग में शुगर कैन का किया जाता है, शुगर कैन में ट्रेसिंग किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे कुछ ऑयल परसेंटेज दिए गए फील्ड क्रॉप्स के, है ना, कुछ यहाँ पे फील्ड क्रॉप्स दिए गए जिसका ऑयल का परसेंटेज कितना है वो आपके यहाँ पे दिए गए। तो हमारा कोकोनट में 60% तक ऑयल परसेंट में है, ठीक है, परसेंट में है, 60% तक रहता है। सिसेमम की बात करें, सिसेम की बात करते हैं तो 46 से 52%। हमारा ग्राउंडनट की बात करते हैं तो 45%। कैस्टर की बात करते हैं तो 35 से 58%। सेफ फ्लावर की बात करें तो 24 to 36। रैपसीड और मस्टर्ड यानी सरसों और तोरी के बारे में बात करें तो 33 to 39%। और सबसे कम आपके अप्रॉक्स में सोयाबीन का, जो कि 20% तक हमारा ऑयल का परसेंटेज होता है। तो अभी तक में सबसे ज्यादा किसका है, देखो कोकोनट का। कोकोनट में तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कोकोनट ऑयल। आप साउथ में जाओगे तो इससे ही खाना वाना बनता है, ठीक है। चलो अब प्रोटीन कंटेंट की बात कर लेते हैं, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे, ये सबको आपको याद कर लेना है। प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो आपके सीरियल्स की बात करें तो राइस में हमारा 6 to 7% होता है प्रोटीन की मात्रा, और वीट में बात करें तो 11 से 12%, जो कि ग्लूटेन भी इसमें पाया जाता है। मेज की बात करें तो 10%, sorghum की बात करें तो 10 से 12%, बाजरा की बात करें तो 11 से 12%, बार्ले की बात करें तो 11.5%, इसमें एल्ब्यूमिनोइड्स पाए जाते हैं। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं, देखो वीट में, गेहूं में, इसलिए रोटी खाने से प्रोटीन ज्यादा बढ़ता है। तो रोटी हो गया, गेहूं हो गया। उसके बाद हमारा देखो बाजरा, तो बाजरे की रोटी, बाजरे द रोटी ना, ऐसा करके कुछ है ना एक गाना, तो वो हमारा हो गया। देन बार्ले,
सॉर्गम, सॉरी बार्ले, बार्ले वाला, तो हमारा 11.5 इसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको प्रोटीन की मात्राएं कुछ में यहाँ पे दी गई है। अब ऐसा पल्सेज की बात करते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है पल्सेज में, तो ग्राम में आपका 21.1% पाए जाते हैं, यानी ग्राम की चना की बात कर लेते हैं वो। फिर मटर में देखो, पी में देखो 22.5, मूंग में देखो 25%, इसलिए सुबह सुबह मूंग खाना चाहिए भैया, है ना। काउपी में 23.4%, जो कि वेजिटेबल मीट होती है, मीट के नाम से कहलाती है काउपी, ठीक है, वेजिटेबल मीट के नाम से। वेजिटेरियन के लिए मस्त है मीट इसका, है ना, 23.4%। लेंटिल की बात करें तो 25%, अरहर की बात करें तो 21 से 25%, उड़द की बात करें तो 24%, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पल्सेस थे जिसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी थी। अब ऑयलसीड में बात करते हैं, प्रोटीन की मात्रा कितनी है। सोयाबीन में 42% है, देखो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42% है। सीसेम की बात करें तो 18 से 20% है। सेफ्लावर, उसका केक की बात करें, सेफ्लावर कुसुम, तो 40 to 45%। ये केक खाने वाला नहीं है ना, वो जो जब पीस के सब चीज निकल जाता है फिर उसमें जो मौजूद होता है, जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो हमारा केक है यहाँ पे। ग्राउंडनट की बात करें तो 26%, लिनसीड की बात करें तो 36%, देख लो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑयल सीड थे। बाकी ये आपके आगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन फैमिलीज। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, उसके फैमिली भी दिए गए और कुछ आपके यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए गए कौन कौन सा क्रॉप है। तो ग्रेमिनी क्रॉप आपके यहाँ जिसको पोएसी भी कहते हैं, उसका किसका फैमिली हो जाता है, तो सीरियल्स का फैमिली है, नेपियर ग्रास का फैमिली है, ठीक है। ग्रेमिनी नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देखो नहीं समझ रहे हो, सिंपल है चीजें। आप जब कुछ भी चीजें, जैसे आपसे पूछा जाए कि राइस का फैमिली क्या होता है, राइस का फैमिली, जैसे आप लोग का फैमिली तो बताते हो ना कि हम लोग का फैमिली कुशवाहा बैकग्राउंड है, या यादव बैकग्राउंड है, या हमारे पापा ये हैं, हमारे पापा वो हैं, है ना, झा जी हैं, मिश्रा जी हैं, ये सब जी है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर पूछा जाए सीरियल्स का, तो सीरियल्स का फैमिली किससे बिलोंग करता है, तो ग्रेमनी से बिलोंग करता है, पोएसी से बिलोंग करता है। वहीं पल्सेज की बात कर ले, ग्राउंडनट की बात कर ले, सनहैम्प की बात कर ले, बरसिम की बात कर ले, अल्फा अल्फा, ढैंचा, मेथी की बात कर ले, वो सारे लेग्यूमिनस बैकग्राउंड से हैं, यानी उनका फैमिली लेग्यूमिनस होता है, जिसको अदर नाम से पेपिलियोसी भी कहा जाता है, पेपिलियोनियोसी भी कहा जाता है। वहीं सोलेनेसी परिवार की बात करें, सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, चिली हो गया, टोबैको हो गया। वहीं अब क्रूसीफर की बात करें, क्रूसीफर का दूसरा नाम ब्रेसिकेसी भी होता है, तो उसमें मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब का फैमिली है ब्रेसिकी, ब्रेसिसी और या क्रूसीफर, ठीक है। उसके बाद कुकुरबिटेसी की बात करें तो जितने भी हमारे गॉड्स वाले होते हैं, जैसे बीटर गॉड, पॉइंटेड गॉड, तो ये सारी चीजें हमारे कुकुरबिटेसी के अंदर आते हैं। कुकुम्बर हो गया, कुकुरबिटेसी के फैमिली में आते हैं। पंपकिन हो गया, ये हमारे कुकुरबिटेसी के फैमिली में आते हैं। और वहीं कॉटन और भिंडी, जो ओकरा है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मालवेसी फैमिली से है, मालवेसी फैमिली से है कॉटन और भिंडी, ठीक है, जिसको हम लोग ओकरा कहते हैं, लेडीज फिंगर कहते हैं। देन एस्टेरेसी की बात करें या कंपोजिट की बात करें, ये भी आपको एकदम स्टार मार्क लगा लेना है। सेफ फ्लावर हो गया, सन फ्लावर हो गया, नाइगर हो गया, ये सारे हमारे एस्टेरेसी फैमिली के आते हैं, यानी कंपोजिट फैमिली के आते हैं। अब चैनोपोडियेसी की बात कर ले तो एस्पेनिक आ जाएंगे, बीट आ जाएंगे, सुगर बीट आ जाएंगे, ये आपके चैनोपोडियेसी फैमिली के हैं, ये याद रखिएगा। टेपियोका हो गया और कैस्टर हो गया, ये दोनों फैमिली हमारे यूफोरबिएसी से फैमिली के आते हैं, ठीक है। टेपियोका और कैस्टर को आप अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाओगे, कैस्टर हमारा होता है सब ज्वाइंट होता है, 3-4, ठीक है। मैं बात करूं कुछ ऐसा करके आपको दिखेगा कैस्टर का, है ना, अच्छे तरीके से नहीं बना है ना, मतलब तीनों ऐसा करके अच्छे से दिखेगा कैस्टर। अगर वही टेपियोका की बात करें तो आपको अलग से दिखेंगे, ये अलग रहेगा, फिर यहाँ से ये अलग बनेगा, फिर ये अलग बनेगा, तो इस तरीके से पत्तियां होती है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर बस ये है, ठीक है, तो आपको वो देख लेना है। आज दोनों का फैमिली क्या होता है, दोनों का फैमिली आपके हैं यूफोरबिएसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वुलेसी। तो स्वीट पोटैटो का होता है, कोरिएंडर हो गया, कमीन हो गया, कैरेट हो गया, ये हमारे अम्बेली फेरी के आते हैं। ओनियन गार्लिक हो गया, एलियेसी फैमिली के आते हैं। जिंजर विरेसी की बात करें तो जिंजर और टर्मरिक, ये हमारी जिंजर विरेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब यूनिट 10 की बात करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन है, इसमें पैडी की बात करते हैं, तो ये हमारा लास्ट है, जो कि आपका 66 टू 72, 67 टू 72 पेज नंबर तक ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये लास्ट में है दिया गया, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ से भी देंगे आपको। चलो
नेक्स्ट पेडी जो एमसीक्यू सेशन होता है, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं एमसीक्यू सेशन को ज्वाइन करते रहिए, वहाँ पे बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे ही हो रही है। अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो ऐप पे भी अपलोड रहती है, तो ऐप पे भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपको जस्ट नीचे जाना है, आपके एमसीक्यू वाइज टॉपिक वाइज हर चीज़ें पेज नंबर वाइज दी गई है, तो वहाँ नीचे जाके देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, या तो आपके सामने में जो ऐप पे देख रहे हो आपके नीचे में दिख जाएंगे आपको। तो स्टेपल फूड फॉर 60% हमारा देखो, पैडी का यानी राइस का जो बॉटनिकल नेम होता है यानी साइंटिफिक नेम जो होता है वो ओरिजा सटाइवा होता है, और 2n क्रोमोजोम नंबर होता है 2n इक्वल टू 24। ठीक है, चलो ये जो है स्टेबल फूड है। 60% से ज़्यादा हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल फूड के रूप में माने जाते हैं। 90% ऑफ द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन एशिया, एशिया में जो है 90% पूरा वर्ल्ड का पूरा 90% आपका राइस प्रोडक्शन और कंजम्पशन हम लोग एशिया में करते हैं। और फिर ग्रोन इन वेट ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, और हम इसकी जो खेती करते हैं, इसको जो ग्रो करते हैं वो वेट ट्रॉपिकल में करते हैं और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में करते हैं। इन इंडिया राइस इज टॉप सीरियल्स इन एरिया एंड प्रोडक्शन। इन इंडिया राइस जो है हमारा टॉप सीरियल इन एरिया एंड प्रोडक्शन है। इंडिया जो है वो हमारा राइस जो है, इंडिया में राइस जो है वो हमारा सबसे पहला और सबसे टॉप पे सीरियल्स है, जो कि एरिया और प्रोडक्शन हम लोग के यहाँ हो रहा है। नहीं समझे, इंडिया ना प्रोडक्शन में भी सबसे ऊपर है, एरिया में भी सबसे ऊपर है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको ज़्यादा कम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, थोड़ा घिचमिट नहीं करते। ठीक है, थोड़ा इसको लाइटली लेके चलते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप जान रहे हो वो भी सही है। आप इंडिया की बात, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंडिया में जो राइस है वो टॉप पे है। सीरियल्स के कैटेगरी में बात करें तो सीरियल्स में कौन कौन आ गया, वीट आ गया, मेज आ गया, ये आ गया, राइस आ गया ना। तो उसके अनुसार में ना, उसके लिस्ट में ना राइस जो है वो टॉप पे आता है, एरियाज में भी और प्रोडक्शन में भी। समझ गए होगे। तब लो प्रोटीन कंटेंट की बात करें, इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो व्हाइट राइस जो होता है उसमें 6 to 7%। आजकल तो ब्राउन राइस भी मिलता है। ठीक है, 7.9%। आप लोग खाए हो अलग प्रकार का कोई भी राइस, ब्राउन राइस हो गया या विभिन्न प्रकार के राइस भी बनते हैं, है ना। चावल स्टिकी राइस खाए हो, स्टिकी राइस होता है ना, विभिन्न प्रकार के फॉर्मेशन है बनाने के, जैसे टिकी राइस होता है, फ्राइड राइस होता है ना, बहुत सारे प्रकार के राइस बनते हैं। एक हमारा ब्राउन राइस जो अलग वैरायटी होता है उससे बनते हैं, जिसमें आपको देखो ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं व्हाइट राइस से, जो व्हाइट राइस आप लोग खाते होगे। ठीक है, जो थोड़ा अमीर आदमी होता है एकदम ठाट वाट वाला, तो ब्राउन राइस खाते हैं। ठीक है, तो 7.9% होते हैं इसमें प्रोटीन मात्रा। ठीक है, अब फैट कंटेंट की बात करें तो फैट कंटेंट हमारा 2 to 2.5% होते हैं, लॉस्ट ड्यूरिंग मिलिंग। और लेकिन मिलिंग जब करते हैं ना उसकी, तो हमारे उसमें खत्म हो जाते हैं फैट परसेंटेज। तो हलिंग की बात करें, हलिंग परसेंटेज हमारा 66% होता है और 2/3 ऑफ पैडी होता है। हलिंग मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ जो अपर पार्ट होता है और जो उसका ग्रेन होता है उसका सेपरेशन करना, यानी सेपरेशन ऑफ हस्क एंड ग्रेन्स, तो सेपरेशन करना हलिंग कहलाता है। उसका हलिंग परसेंटेज क्या होता है, 66% होता है। अब जनरल क्रॉप्स रिक्वायर्स 400 to 500 लीटर ऑफ वाटर पर केजी ड्राई मैटर। ठीक है, याद रखना है इसको। राइस जो है रिक्वायर करता है अप्रॉक्स 5000 लीटर वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg राइस ग्रेन। अगर हमको 1 kg राइस ग्रेन उगाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो बैंक वाले एग्जाम में पूछा गया है। चलो, अगर 1 kg हमको राइस को ग्रेन को उगाना है तो हमको अप्रॉक्स 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है राइस को उगाने के लिए। 1 kg राइस के दाना को उगाने के लिए हमको पूरा उसके जीवन काल में 5000 लीटर के आसपास पानी की आवश्यकता होती है, सिर्फ 1 kg राइस के लिए। ठीक है, तो इसको पॉइंट को याद रखना है। चलो, तो ये हमारे आज के लास्ट टॉपिक थे। हम आगे की बात करेंगे, जो आगे का हमारा सेशन होगा वो आपके 72 के आगे के क्वेश्चंस होंगे, आगे के सेक्शन होंगे, तो वहां से हम बात करते हुए चलेंगे, उसके टॉपिक को आगे बात करते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, क्या इंप्रूव करना है वो आप नीचे बताओगे। बाकी इसके अलावा और भी कोई डाउट बचते हैं तो आप नीचे जाके जरूर कमेंट कीजिए। बाकी हम मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी बने रहिए बिहार एग्रीकल्चर शिवा क्लासेस के साथ, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगा कि जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच, राधे राधे, बाय।